So in today's topic we are going to talk about the reflex examination and it basically comes after the motor examination of the body and I don't know which part of the video it is, but this is a reflex examination. रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं. रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन होता क्या है पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है. रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन एक ऐसा इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट. स्टिमुलस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है. अगर ये मार्कर ऐसे रखा हुआ और हमने इस मार्कर को इससे मारा तो इस मार्कर को जो मार लगी रेड मार्कर को उसको हम कहेंगे स्टिमुलस. कुछ भी एक्टिविटी या कुछ ऐसा रिस्पॉन्स या जिसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स कर रहे हो उसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस कहेंगे. ठीक है. स्टिमुलस परफॉर्म क्यों किया जाता है या रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन परफॉर्म कैसे होता है, स्टिमुलस कैसे देखा जाता है. रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन ऐसे होता है, इसमें रिफ्लेक्स आर्क इंटीग्रिटी चेक करते हैं हम लोग. रिफ्लेक्स आर्क इंटीग्रिटी क्या होती है? रिफ्लेक्स आर्क इंटीग्रिटी ये बताती है हमको कि किसी भी पर्सन में रिफ्लेक्स आर्क कैसा है, उसकी बॉडी रिफ्लेक्स कैसे प्रोड्यूस कर रही है. रिफ्लेक्स आर्क इंटीग्रिटी में हमेशा ये बात समझ के रखिएगा कि इस कंडीशन के टाइम पे या इस पूरे प्रोसेस में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक है. ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं होता है रिफ्लेक्स आर्क इंटीग्रिटी में? क्यों ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? क्योंकि ब्रेन के वजह से रिफ्लेक्स स्लो हो जाते हैं. कई कुछ मिली सेकेंड स्लो होते हैं पर रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो रहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपको किसी गर्म चीज़ ने मतलब आपने कोई गर्म चीज़ ऐसे छू लिया, आपने ऐसे पकड़ा हाथ से, जैसे ही आप हाथ से पकड़ेंगे गर्म चीज़ तुरंत हाथ हट जाएगा. अगर यही सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन पे जाता, फिर ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड भेज के फिर मोटर न्यूरॉन को भेजता तो इस सिग्नल के बीच का टाइम घट जाता, टाइम बढ़ जाता. ठीक है. अब यही स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहा है, पूरे ब्रेन तक नहीं जा रहा है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी मसल है, यहाँ पे हमको हाथ हटाना है. ठीक. तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो कम हुआ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा हुआ. तो कुल मिला के रिफ्लेक्स आर्क जो है, रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी जो है वो ये बताती है कि हमारी बॉडी इतनी समझदार है कि ये बिना किसी ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के, ब्रेन के पूछे बिना एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट सर्टेन स्टिमुलस. फॉर एग्जांपल एक पिन चोबने वाला स्टिमुलस हो सकता है एक गरम हॉट चीज़ पे हो सकता है, कोल्ड चीज़ पे हो सकता है, एक फॉर और भी कई चीज़ें हो सकती है. ठीक है. या एक खतरे पे हो सकता है या एक टेंडन रिफ्लेक्स हो सकता है. ठीक है. तो अगर हमारी बॉडी किसी भी तरीके का इनवॉलेंट्री मतलब बिना आपकी परमिशन के एक रिस्पॉन्स निकाल रही है कोई ऐसी चीज़ के अगेंस्ट, कोई ऐसे स्टिमुलस के अगेंस्ट, ठीक है, कोई ऐसे स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क इंटीग्रिटी कहेंगे. कंपोनेंट क्या होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के? रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट ये होते हैं कि पहला कंपोनेंट इसमें आता है रिसेप्टर. ठीक है. रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं और क्या फंक्शन होता है हम ये देखेंगे आगे. रिसेप्टर ये होता है कि एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जो स्टिमुलस रिसीव करता है. ठीक है. एक सेंसरी स्ट्रक्चर फॉर रिसीविंग द स्टिमुलस. अब ये प्रेजेंट मोस्टली जो होता है स्पिंडल में होता है, मसल की स्पिंडल फाइबर्स में प्रेजेंट होता है. अच्छा, इसमें क्लिनिकल कोरिलेशन ये है, अगर रिसेप्टर डैमेज हो जाएगा तो रिफ्लेक्स या तो एब्सेंट मिलेगा या तो कम मिलेगा. ठीक है. अगर रिसेप्टर डैमेज होता है तो. ठीक. ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो रिसेप्टर का ये मसला है और रिसेप्टर ये काम करता है. ठीक. ये प्रेजेंट होता है मसल के स्पिंडल में और इसका मेन डैमेज होने की वजह से रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा या तो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक तरह का फैक्ट है इसका, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका, कि रिसेप्टर जितने प्रेजेंट है बॉडी में ये एज अ रूलर काम करते हैं. रूलर मतलब स्केल की तरह काम करते हैं. आपकी मसल को नापने के लिए आपकी स्केल की तरह काम करते हैं. ठीक है. तो इनको कहा जाता है बॉडी बिल्ट इन रूलर फॉर मसल लेंथ. ठीक. तो ये एक बिल्ट इन रूलर होते हैं जो कि मसल लेंथ नापने के काम आते हैं. सेकंड पे आते हैं. सेकंड पे क्या है हमारा? सेंसरी नर्व है. सेंसरी नर्व की बात करें तो सेंसरी नर्व को हम एक तरह से कह सकते हैं एफरेंट पार्ट प्ले करता है. एफरेंट पार्ट इसलिए प्ले करता है क्योंकि यही इन रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन उठा के लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास. ठीक है. तो इसको हम कहेंगे एफरेंट.
इफरेंट कब कहेंगे, ई वाला कब कहेंगे इफरेंट, जब वो मोटर रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से उस मसल तक आ रहा है, उसको हम कहेंगे इफरेंट। ठीक है, एफरेंट पे आए। एफरेंट में क्या इन्वॉल्व, सेंसरी नर्व का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये बेसिकली क्या करती है, रिसेप्टर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसको स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। ठीक है, इसमें क्लिनिकल कोरिलेशन ये है कि अगर सेंसरी नर्व आपका डैमेज किस कंडीशन में हो सकता है, या तो डायबिटिक या पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हो सकता है। डायबिटिक मतलब डायबिटीज की वजह से, पेरिफेरल मतलब कोई और ऐसी न्यूरोपैथी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो गई है, उसके वजह से सेंसरी नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक, थर्ड पॉइंट आते हैं, तीसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है, यहीं जाके सेंसरी नर्व जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से इकट्ठा किया था जिसने, वो जाके स्पाइनल कॉर्ड में छोड़ देती है। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके का स्मॉल ब्रेन की तरह काम कर रहा है फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये वो साइट होती है जहां पे एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और लिंक होता है ये मोटर न्यूरॉन के साथ भी। ठीक है, ये वही लिंकेज सिस्टम होता है, ये एक तरीके का ब्रिज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, ये मोटर न्यूरॉन है, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक, इन दोनों के बीच में एक प्रोसेसर लगा रहता है, एक पाथवे, बीच में एक पाथवे बन गया। उसी पाथवे को हम क्या कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जब ये पाथवे बन गया तो यही उन सेंसरी इंफॉर्मेशन से प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देता है कि भैया रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करो। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आपको लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या ही काम का है, या काम का है भी पर उतने काम का नहीं ना, मतलब ठीक है इंफॉर्मेशन इधर से उधर ले जाने के लिए, पर आप ये समझ के रखिए कि ये जितना भी रिफ्लेक्स का आर्क क्रिएट होता है या रिफ्लेक्स एक्शन प्रोवाइड होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड जो है बिना पूछे ब्रेन के परफॉर्म करता है, खुद से परफॉर्म करता है। वो इसलिए परफॉर्म करता है बिना पूछे ब्रेन से, क्योंकि अगर वो ब्रेन से पूछेगा तो उसके रिफ्लेक्स की टाइमिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल। अब यहाँ अगर स्पाइनल कॉर्ड पूछने लगा ब्रेन से, तो रिसेप्टर हो जाएगा, सेंसरी नर्व हो जाएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, फिर ब्रेन हो जाएगा, फिर उसके बाद एफरेंट में जो नर्व आएगी वो आएगी, फिर मोटर नर्व आएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, फिर इफेक्टर मसल में आएगी। तो प्रोसेस बहुत डबल हो जाए और टाइम घट जाए, इसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड ये डिसीजन रिफ्लेक्स का खुद ही लेता है। So the fourth reflex arc component is the motor neuron, and it is also said to be the efferent one. You know, the sensory neuron is the efferent one and the motor neuron is the efferent one. So it carries a signal or a response from spinal cord to muscle, and during clinical things you can notice that lower motor neuron lesion can cause low reflex. So in condition of degeneration of motor neuron or any other condition that involve the lower motor neuron lesion, you can see the reduced reflex in a person. Fifth one is effector muscle. It is the muscle in which the response should be taken place, the activity should be taking place, or the reflex should be taking place. For example, while in a knee tap or a knee jerk or any other example like tricep reflex, if you are tapping on the knee and if you are tapping on the knee, so उसके टैप करने की वजह से आपके कॉन्ट्रैक्शन किस मसल में प्रोड्यूस होता है, आपके कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा क्वाड्स मसल में। ठीक है, तो क्वाड्स मसल हो जाएगी इफेक्टर मसल। तो टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्स ग्रेडिंग। रिफ्लेक्स ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्स ग्रेडिंग, अगर आप किसी पेशेंट का नाप रहे हैं रिफ्लेक्स, तो आप कैसे उसको ग्रेड कर सकते हैं कि कैसा रिफ्लेक्स है उसका, कैसा नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट आपको पता चलने, ग्रेडिंग आपको पता करना है। ठीक है, तो ग्रेडिंग आप कैसे करेंगे, आप 0 जब देंगे उस पेशेंट को जब उसमें रिफ्लेक्स एकदम एब्सेंट हो मतलब रिफ्लेक्स आ ही नहीं रहा है। ठीक,
+1 कब देंगे? जब प्रेजेंट हो पर बहुत कम हो, ठीक है, रिड्यूस्ड हो, नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल से कम हो, ठीक है, तब हम +1 देंगे। +2 उनको देंगे जिनका रिफ्लेक्स नॉर्मल है, नॉर्मल वाले को हम क्या देंगे? +2 देंगे, ठीक है। +3 उनका देंगे हम जिनको ब्रिस्क है। अब ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? ब्रिस्क का एक ये मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी में कभी कभी कुछ कंडीशनों में ऐसा होता है कि मसल जो है जितनी तेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए उससे तेज कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब ये एब्सेंट हो गया कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ये रिड्यूस है कि धीरे धीरे आ रहा है, ये नॉर्मल है। और ब्रिस्क क्या? बहुत कस के आना। ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत कस के आना, ठीक है, या तो रेपिटेटिवली आना, तो इसको हम कहेंगे ब्रिस्क, और इसको हम डालेंगे +3 में। तो अगर किसी पेशेंट में आपको बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है तो आप उसको ब्रिस्क में डालेंगे। 4+ किसे देंगे? 4+ उसे देखेंगे जिसमें क्लोनस देखने को मिलेगा। क्लोनस का क्या मतलब होता है? क्लोनस का ये मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट में आपको अगर रेपिटेटिव मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपने एक बार टैप किया, टैप कितनी बार किया? एक बार आपने हैमर से टैप किया नी पे, नी जर्क देखने के लिए, तो कई बार होगा, कई बार रेपिटेटिव रिफ्लेक्स होने लगेगा। एक बार की जगह 2-3 बार पेशेंट अपनी नी बंद करेगा खोलेगा, बंद करेगा खोलेगा, इसी को कहते हैं क्लोनस, ठीक है। ब्रिस्क होता है नॉर्मल से तेज रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्स करना, ठीक है, और क्लोनस होता है कि अगर आपने एक टैप मारा तो पेशेंट रिपीटेटिवली जो है उस पर रिफ्लेक्स दिखा रहा है, ठीक, तो इसे कहेंगे क्लोनस हम लोग। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है। दो तरीके के रिफ्लेक्स होते हैं, एक हम लोग के पास होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स, एक होता है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डीप टेंडन रिफ्लेक्स और इनके टाइप से शुरू करेंगे कि ये होता क्या और इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स उस तरीके का रिफ्लेक्स होता है जिसमें, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स बेसिकली यही होता है कि जब भी आप किसी टेंडन को किसी हैमर से हिट करते हैं तो जो रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहेंगे? डीप टेंडन रिफ्लेक्स कहेंगे। और इसमें बेसिकली 5 चीज़ें आती हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें 5 चीज़ें और क्या क्या आती हैं? पहला आता है बाइसेप रिफ्लेक्स, दूसरा आता है ट्राइसेप रिफ्लेक्स, तीसरा आता है सुपिनेटर, चौथा आता है नी के लिए आता है, पांचवा आता है प्लांटर फैसाइटिस या एंकल वगैरह के लिए आता है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे बाइसेप रिफ्लेक्स। बाइसेप रिफ्लेक्स में आप देखेंगे कि बाइसेप रिफ्लेक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं ऐसी। बाइसेप रिफ्लेक्स में हमको ये देखना है कि बाइसेप रिफ्लेक्स अगर करा रहे हैं तो हमारा हम क्या चेक कर रहे हैं? C5 और C6 रूट वैल्यू चेक कर रहे हैं या रूट नर्व चेक कर रहे हैं ऑफ द सर्वाइकल, ठीक है। अब इसको परफॉर्म करने का तरीका क्या है? आप अपना एक प्लेस थंब जो है आप प्लेस करेंगे बाइसेप के टेंडन पे और उसी पे स्ट्राइक करेंगे। ये बाइसेप के टेंडन हो गया, यहाँ पे हमने रख के हमने स्ट्राइक कराया। तो अगर हमको बाइसेप फ्लेक्स हो रहा है हमारा, ठीक है, बाइसेप ऐसे फ्लेक्स हो रहा है तो नॉर्मल हो जाएगा, इसी टेस्ट को हम कहेंगे बाइसेप रिफ्लेक्स, ठीक है। अब अगर ये रिफ्लेक्स जो हमने कराया वो एक तरीके से रिड्यूस रहा, तो रिड्यूस में ये जानेंगे हम लोग कि अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो उस बंदे को या तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरोपैथी हो सकती है या तो लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन हो सकता है। पर अगर यही बाइसेप रिफ्लेक्स बहुत एग्जैजरेटेड रहा, एग्जैजरेटेड का मतलब बहुत तेज रहा, ठीक, तो इस बंदे को क्या हो सकता है? लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन हो सकता है, ठीक। सेकंड मूव करते हैं हम लोग अपने ट्राइसेप रिफ्लेक्स पे। ट्राइसेप रिफ्लेक्स में किसका इन्वॉल्वमेंट है? C7 C8 का, C7 C8 का इन्वॉल्वमेंट है ट्राइसेप रिफ्लेक्स में। और इसको करने का तरीका क्या है कि आप अपने आर्म को पार्शली फ्लेक्स करेंगे और नीचे से ट्राइसेप टेंडन पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक। अगर आपका हाथ ऐसे खुल रहा है और नी एक्सटेंशन में जा रहा है, मतलब ऐसे हाथ खुल जा रहा है आपका, ऐसे खुल जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइसेप रिफ्लेक्स कहेंगे, ठीक है। अब ये रिड्यूस कब होगा, ये एग्जैजरेट कब होगा?
रिड्यूस ये जब होगा जब C7 में इंजरी हो, या रेडियल नर्व की इंजरी हो, या लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन हो, तो इसके वजह से इसका ट्राइसेप रिफ्लेक्स जो है किसी बंदे का रिड्यूस हो सकता है। बढ़ता ही मेजॉरिटी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में है, और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कहाँ पे, C7 के ऊपर जब होगा तब ये बढ़ेगा। ठीक, अब ये एक इसका क्लासिकल केस देख सकते हैं आप। जैसे कोई बंदा आता है आपके पास और वो कहता है कि मेरे पीठ से दर्द शुरू हो रहा है, मतलब मेरे सर्वाइकल गर्दन के पास से दर्द शुरू हो रहा है, और वो मेरे जा रहा है मिडिल फिंगर तक। सर्वाइकल शुरू हो रहा है और कहाँ जा रहा है, मिडिल फिंगर तक रेडिएट करते हुए जा रहा है। ठीक, तो आप उसको जो जितना कोई भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, यूएस लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं ना। उस कंडीशन में आपको उसके टेंडन का रिफ्लेक्स देखना है, क्योंकि C7 और C6 और C7 डिस्क प्रोलैप्स के टाइम पे या रेडिकुलोपैथी में अक्सर करके पेशेंट के ट्राइसेप में वीकनेस आ जाती है। और वो हमको कैसे पता चलेगा, ट्राइसेप रिफ्लेक्स टेस्ट से पता चलेगा। हमने किसी का ट्राइसेप रिफ्लेक्स कराया, तो अगर उस बंदे की ट्राइसेप में वीकनेस दिख रही है हमको, रिड्यूस दिख रहा है हमको, तो हम ये समझेंगे कि उस बंदे को C7 और C6 का डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। और अगर वो बंदा पेन की कंप्लेन भी करता है आपसे मिडिल फिंगर में, तो आपको ये चीज मान लेनी चाहिए कि उस बंदे को C6 C7 की रेडिकुलोपैथी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ट्राइसेप रिफ्लेक्स के बाद हमारे पास है सुपिनेटर रिफ्लेक्स। सुपिनेटर रिफ्लेक्स बेसिकली किस में इन्वॉल्वमेंट है, C5 C6 में, और मेनली इसका इन्वॉल्वमेंट C6 में होता है, सर्वाइकल नर्व रूट में होता है। ठीक है, ये टेस्ट कैसे परफॉर्म होगा, ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना हाथ एक तकिए पे रखना है, और आपको यहाँ पे इस टेंडन पे, ब्रेकियो रेडियलिस टेंडन पे, ठीक है, ये रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस हो गया, इसी से 2 से 5 सेंटीमीटर अब सबका अलग अलग होता है। यहाँ आपको अगर आप हिट करेंगे अपना अंगूठा रख के, या ऐसे डायरेक्टली भी हैमर से हिट करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि पेशेंट की एल्बो जो है हल्की फ्लेक्स होगी और आर्म जो है सुपिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको देखने को मिलती है तो ये नॉर्मल है। पर अगर यही रिएक्शन रिड्यूस्ड मिलता है किसी में, तो आप ये समझेंगे उसकी C6 रेडिकुलोपैथी है, या तो C6 में प्रोलैप्स है, या तो C6 कंप्रेशन है। और क्या समझ सकते हैं, अगर उस बंदे में सुपिनेटर रिफ्लेक्स कम आ रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है, तो उसको लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन है। ठीक, अगर यही चीज बहुत बड़ी हुई आ रही है, आपने यहाँ पे हैमर टैप किया, वो बंदा ऐसे कर दिया, तुरंत तुरंत उसने ऐसे कर दिया, इतना ज्यादा आ रहा है, अगर वो चीज बड़ी हुई आ रही है, एग्जैजरेटेड आ रही है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो बंदे को C5 C6 पे अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है। और क्या हो सकता है, स्ट्रोक के वजह से भी आता है, कभी कभी, कभी कभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के वजह से भी आता है। ठीक, तो आपको ये कंडीशन जानना जरूरी है कि उस बंदे को हुआ क्या है। तो ये 3 तरीके के टेस्ट थे, इसमें 2 टेस्ट और बचे हैं, जैसे कि नी जर्क हो गया और एंकल जर्क हो गया। ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स में इसके बाद जो 2 टेस्ट आते हैं उनका नाम है नी जर्क टेस्ट और एंकल जर्क टेस्ट। नी जर्क टेस्ट और एंकल जर्क टेस्ट में ये जानना जरूरी है कि नी जर्क में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है और एंकल जर्क में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है। फॉर एग्जाम्पल, नी जर्क में मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो L3 L4 रूट नर्व का होता है। ठीक है, इसमें आपको किसी पेशेंट को अगर ये कराना है, तो आप किसी पेशेंट से ये कहेंगे कि अपना लेग जो है फ्रीली हैंग करके किसी भी बेड पे या काउच पे बैठे, और फिर उसके बाद आप उसके पटेलर टेंडन पे हैमर से हिट करेंगे। तो अगर वो पेशेंट जो है अपना लेग एक्सटेंशन में लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो टेस्ट हमारा नी जर्क टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अगर पेशेंट लेके नहीं जा रहा है या वो रिड्यूस्ड है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि उस पेशेंट को फिमोरल न्यूरोपैथी है, या तो फिमोरल नर्व में कहीं लीजन है, इसी वजह से वो पेशेंट पैर अपना ऊपर वापस नहीं उठा पा रहा है, इसीलिए उसके क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और अगर ये चीज बहुत बड़ी हुई आपको दिखती है, तो आप ये समझ जाइए वो पेशेंट को या तो स्ट्रोक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं एंकल जर्क रिफ्लेक्स की। एंकल जर्क रिफ्लेक्स जो होता है वो हमारा रूट वैल्यू S1 और S2 को टेस्ट करता है। S1 और S2 को टेस्ट जो करता है एंकल जर्क, ठीक है, तो हमको ये पता चलता है इसमें कि किसी भी पेशेंट में अगर आप, फॉर एग्जांपल, आपने किसी पेशेंट को, ठीक, आपने किसी पेशेंट को बैठाया और उससे कहा कि अपने फुट को जो है स्लाइटली डॉर्सी फ्लेक्स करके उसके टेंडन पे आपने
जो एकालाइज टेंडन होता है, जो पीछे टेंडन होता है, पैर के पीछे टेंडन होता है जो, ठीक है, उस पे स्ट्राइक करेंगे। तो अगर पेशेंट का पैर डॉर्सी फ्लेक्शन से प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है, ठीक, तो हम क्या समझेंगे उसको, उसको हम ये समझेंगे कि वो एंकल जर्क टेस्ट सही है, ठीक। पर अगर किसी पेशेंट में डॉर्सी फ्लेक्शन से प्लांटर फ्लेक्शन में नहीं जा रहा है हैमर से हिट करने के बाद भी, तो हम ये समझेंगे कि वो पेशेंट को डायबिटीज न्यूरोपैथी है या तो S1 की रेडिकुलोपैथी है, ठीक। और अगर यही रिफ्लेक्स या यही डॉर्सी फ्लेक्शन से प्लांटर फ्लेक्शन बहुत तेजी में हो रहा है, तो हम ये समझेंगे कि उसे अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है। तो ये इतना हो गया है कंप्लीट, डीप टेंडन रिफ्लेक्स में 5 कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम कवर अप करेंगे सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, ये हो गए डीप टेंडन रिफ्लेक्स। इसमें 5 चीजें थी, बाइसेप, ट्राइसेप, सुपिनेटर्स, नी जर्क एंड एंकल जर्क, 5 चीजें डीप टेंडन रिफ्लेक्स में आती हैं, ठीक।